हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बुक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंटिंग का काम है सबका प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आप तुरंत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में टोटल सेल कितना हो रहा है, बिजनेस में टोटल परचेज कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सब का प्रॉपर रिकॉर्ड अकाउंटिंग के हेल्प से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना। ठीक है, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें एक साइड सभी इनकम को लिखते हैं और एक साइड टोटल एक्सपेंसेस को लिखते हैं और इसको मैच कराते हैं। अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा है यानी डिफरेंस, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है तो लॉस होगा। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग के हेल्प से प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके निकालना। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए एक बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें एक साइड हम लोग कैपिटल और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं और एक साइड टोटल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिससे कि ऑनर को और मैनेजमेंट को पता चलता है कि बिजनेस में लायबिलिटीज क्या क्या है, किसको किसको कितना कितना देना है और एसेट्स कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं, करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बहुत आसानी से। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कर। ठीक है, यूजर्स का मतलब दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स का मतलब ओनर और मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब हो गया जैसे कि कोई बैंक, ठीक है, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट के अंदर में मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इन लोगों को, और इन्वेस्टर्स जो कि आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आउटसाइड यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूजर और आउटसाइडर यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग समझ चुके हैं, अब आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग एडवांटेजेस को देखेंगे कि अकाउंटिंग को प्रिपेयर करके क्या क्या एडवांटेज हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अकाउंटिंग से क्या क्या बेनिफिट है एक बिजनेस को, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बिजनेसमैन को जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए उसका सबसे अच्छा सोर्स अकाउंटिंग होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि टोटल सेल कितना हो रहा है, परचेज कितना है, ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, करंट एसेट्स का क्या पोजीशन है, स्टॉक कितना है, ठीक है, बिजनेस में किससे कितना पेमेंट लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के हेल्प से ही एक बिजनेसमैन यानी ओनर या मैनेजमेंट को मिल पाती है। ठीक है, सेकंड वन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स यानी कि ओनर और मैनेजमेंट को अकाउंटिंग प्रिपेयर करके मिलता है, उससे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब आने वाले साल में के लिए बजट बनाना, बिजनेस में और कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कोई फोरकास्ट तैयार करना, ठीक है, कोई नए बिजनेस का प्लान करना, तो
तो ये सारा डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पर होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। यानी जब किसी बिजनेस में प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो 2 साल 3 साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके बहुत सारे डिसीजन को लिया जाता है। ठीक है। थर्ड वन, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी अकाउंट्स होता है वो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब जैसे कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि बिजनेस का पोजीशन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैश का क्या पोजीशन है, प्रॉफिट का क्या पोजीशन है, एसेट्स का क्या पोजीशन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। कंपैरेटिव एनालिसिस करके बहुत सारा डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कंपैरेटिव एनालिसिस। फोर्थ वन, हेल्पफुल इन टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब जैसे जब हम लोग आगे आप चल के आगे बीकॉम में चाहे आप जब सीए करेंगे चाहे एमबीए करेंगे, तब जब आप आगे जाके इनकम टैक्स ये सब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आपको अपने इनकम का एक अंदाज लग जाता है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करके टैक्स को बचाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। और दूसरा, समय समय पर एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो जब आपको पिछले साल लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बारे में पता है और करंट ईयर में अभी तक के सेल्स के बारे में पता है तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा। और करंट ईयर का प्रॉफिट का जब अंदाजा आपको लग जाएगा तो उस हिसाब से आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना, यानी कि प्रॉपर तरीके से जब अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो टैक्स प्लानिंग करने में बहुत आसानी बिजनेसमैन को यानी मैनेजमेंट को होती है। 5 नंबर, प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस। कोई भी डिस्प्यूट होने पर यानी कोर्ट केस के टाइम पर एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यानी अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, जर्नल को, लेजर को बैलेंस कोर्ट के सामने एविडेंस के रूप में एज ए एविडेंस सबमिट किया जाता है और कोर्ट प्रॉपर तरीके से बने हुए अकाउंट्स को एक गुड एविडेंस की तरह एक्सेप्ट करता है। ठीक है। 6 नंबर, बेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बैंक लोन। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, यानी कि उसका लास्ट 3 इयर्स का और आने वाले फ्यूचर में आने वाले 2 साल का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मांगता है। ठीक है, ताकि ये पता चले कि इस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, टर्नओवर कितना है, पहले से कोई लोन है कि नहीं है। उस हिसाब से बैंक डिसीजन मेकिंग करता है कि इस बिजनेसमैन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बैंक लोन लेने के लिए सबसे अच्छा बेस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बेस की तरफ बैंक में सबमिट किया जाता है। 7 नंबर, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो वहां कई बार क्या होता है कि एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो बीच बीच में कई बार सेटलमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उस सेटलमेंट के टाइम में प्रॉपर तरीके से बना हुआ अकाउंट्स बहुत हेल्पफुल होता है पार्टनरशिप मैटर को सेटल करने की। सॉरी, ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या लिमिटेशंस है, अब हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंट्स को ऐसे तो जब भी प्रिपेयर किया जाता है तो एक अच्छे एविडेंस को देखने के बाद यानी कि ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद वाउचर्स की हेल्प से अकाउंट्स बनाया जाता है, लेकिन कई जो कि बहुत एग्जैक्ट होता है, लेकिन कई बार बहुत सारे मैटर्स में एग्जैक्ट फिगर को नहीं लिया जाता बल्कि एस्टिमेटेड फिगर्स को लिया जाता है।
ठीक है। और ये एस्टिमेटेड फिगर्स जो होते हैं ये लास्ट एक्सपीरियंस से लिए जाते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कभी कोई नया मशीन परचेस करके लाते हैं, न्यू मशीन परचेस करके लाते हैं और उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, तब हम लोग मशीन के लिए यूजफुल लाइफ डिसाइड करते हैं कि मशीन कितने साल चलेगी। और ये जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है ये एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, ये पिछले एक्सपीरियंस से एक अंदाज से फिक्स कर लिया जाता है जो कि एग्जैक्ट नहीं होता है और जिसके कारण एक रियल फिगर सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखलाया जाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर कई बार किया जाता है और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं होता। इसीलिए ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग कई मामलों में एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अकाउंट से कई बार हम लोगों को मिलता है। जैसे इसका कारण क्या है, हम लोग जब भी किसी एसेट्स को दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हम लोग उसको जितने में परचेस करके लाते हैं हम लोग उसमें उसको उतने ही में रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी मशीन को खरीदा 5 लाख रुपए में, ठीक है, मैंने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से 5 लाख में लिख दिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब जाके पता चला कि उसका मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपया है, ठीक है, तो मैं उसको 7 लाख रुपया में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैंने उसको 5 लाख में खरीदा, मेरा कॉस्ट 5 लाख है, मैं उसको 5 लाख में ही दिखाऊंगा और लगातार उस पर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाएगा वो भी 5 लाख के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में जो उस एसेट का वैल्यू है वो कुछ और है और हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट में मतलब हम लोग उसको जितने में परचेस करके लाए हैं उतने में ही दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार कई मामलों में अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। थर्ड वन, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग कई बार क्वालिटी को इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लिखा जाता है, कॉस्ट को लिखा जाता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कहता है, कहीं भी लिखा नहीं जाता है, इग्नोर किया जाता है। सेम उसी तरह से जैसे कि मैनेजमेंट और स्टाफ की एफिशिएंसी और क्वालिटी को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसलिए ये इसका एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। ठीक, फोर्थ वन, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग पॉइंट नंबर 2 में बात कर चुके हैं, सेम उसी तरह का एक डिसएडवांटेज यहां पर भी है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, प्राइस लेवल चेंजेस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हम लोग किसी एसेट को जितने में परचेस करके लाए थे उसको अपने कॉस्ट प्राइस पर दिखलाते हैं, जबकि मार्केट में कई बार प्राइसेस क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का मानना है कि नहीं, हम लोग जो भी रिकॉर्ड करेंगे अपने कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, जिससे कई बार क्या होता है कि रियल फिगर सामने नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अगर इस लिमिटेशंस को ध्यान में हम लोग नहीं रखते हैं तो अकाउंटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसके कारण अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस फर्म के लिए क्या होता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है। बिना अकाउंटिंग के किसी भी बिजनेस के बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने डिसएडवांटेजेस हैं उससे कहीं ज्यादा अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट एक और क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और उसमें आपको थ्योरी बहुत कम, मतलब फर्स्ट क्लास में शुरू के 2, 4, 5, 10 मिनट आपको थ्योरी का पढ़ना पड़ेगा और वो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास यानी इसके बाद एक और क्लास इस चैप्टर का लगेगा और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।